आपके डिपार्टमेंट में आप सबको आतंकवादी घटना मुंबई में होने वाला है पता था? ये पता नहीं था, एकदम सरप्राइज अटैक था। धुरंधर पिक्चर में ऐसा बताया जाता है कि यह अटैक गुजरात में होने वाला था, बाद में मुंबई में हो गया। इसका इंटीमेशन हमारी खुफिया एजेंसी के थ्रू हमें पता चला, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। वो टाइम पे इंफॉर्मेशन किसको मिली? गिरगांव चौपाटी का वो नज़ारा जो 26/11 को घटा था। एक स्कोडा गाड़ी आ रही है और उसमें कुछ लोग हैं जिनको रोकना है, और उनके हाथ में AK-47 है या बारूद हो सकता है, बम हो सकता है, लेकिन उन्हें रोकना है। 12:20 के आसपास हमें एक मैसेज फ्लैश हुआ कि CST रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय, ताज, नरीमन हाउस, कैपिलियो बोर्ड, ऐसे अलग अलग जगह फायरिंग और बम चल रहे। तो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल कसाब बैठा था। 13 लोग एक साइड और एक कसाब जहां सरेंडर होकर बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी अपने सबके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसका कारण उसके पास AK-47 था और अपने पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, या कोई और कारण है? उसमें उसका जो हाथ में जो AK-47 था वही हाथ ऐसा पकड़ के इसका हाथ उसका घुमाया, क्योंकि उसका बैरल मेरी तरफ था। तो आप हो रहे इतना सब ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये लोग वो उस टाइप का, उस प्रकार का नशा करते हैं कि उस समय 4-5 लोग 10 लोग आ जाओ तो वो भिड़ जाते हैं। मैं बोलता हूँ ना, उनको नहीं बोला तो 2-3 लोग की ताकत आती है उनको। एक आदमी जो सरेआम कानून का दुरुपयोग करता है, आतंकवादी है, सारे कैमरे में आ रहा है, सारे पुलिस वालों को गोलियां मार रहा है, फिर भी एक फांसी की सजा देने में 4 साल। काफी साल, मतलब उसको 4 साल को कुछ 6-7 दिन कम थे। 21 नवंबर 2012 में उसको फांसी दी। आज भी हम बड़े होटल्स में जाते हैं तो वो एक मिरर से लेके गाड़ी के नीचे कुछ तो देखते हैं और बोलते हैं जाइए। अंदर से गाड़ी के नीचे भी वो लोग बॉम्ब फिट करके अंदर लेके जा सकते हैं। सिस्टम पूरी तरह से जो है पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं करता। जितना हथियार वो दिए है, खाली उसमें थोड़ा AK-47 कम है। हमने कसाब को घर जमाई बना के बिरयानी खिलाया, क्या मोदी जी होते तो भी यह करना पड़ता? ना, फैसला थोड़ा अलग होता था। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है, इंडियन मीडिया जो है TRP के चक्कर में हर एक चीजें लाइव दिखाना चाहती है, फटाफट दिखाना चाहती है, जिसके चक्कर में आतंकवादी या फिर जो भी ऐसे हरकतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, उनके आका बैठ के उनको गाइड करते हैं। 26/11/2000 में जो घटना घटी, उस वक्त एक्चुअली जो मीडिया वाले ने जो डायरेक्ट लाइव दिखाया वो बहुत गलत था। रहमान लखवी चाचा वो उधर से उनको सेटेलाइट फोन पे कांटेक्ट करके उनको गाइड कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में पुनः आपका स्वागत है। हर बार जैसे मैंने आपको कहा है कि अलग अलग ऐसे शख्सियत को लेकर आऊँगा जहाँ पे आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपने और हमने बहुत से ऐसे टीवी शोज़ में, मूवीज़ में हीरो को देखा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रियल हीरो है। आपने रियल हीरो नहीं देखा है। मैं आज आपसे मिलाने जा रहा हूँ जो रियल हीरो हैं। टीवी के हीरो नहीं है, ये ज़मीन पर उतरकर जो हम सब के लिए हीरो हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबको भूली नहीं जाती, वो कहानी है 26/11 की। 26/11 जब तक ये मुंबई शहर रहेगा तब तक इस डेट को भूलेगा नहीं। 26/11 आंखों के सामने वो कुछ घंटों का मोमेंट, ऐसा मोमेंट था कि हर किसी को यही फील हो रहा था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर देख रहा हूँ मैं, या कुछ पिक्चर जैसा ही है कि कुछ एकाएक शांत माहौल, एकाएक इतने अच्छी हाई क्लास होटल्स में फायरिंग होता है, एकाएक आग लगने लगता है, नाकाबंदी होने लगती है, पूरी मुंबई दहल जाती है। तो यह मूवी से कोई कम नहीं था, लेकिन इसमें कोई रियल हीरो नहीं, इसमें रियल हीरो थे जो अपने सीने पे गोलियां खा रहे थे, जो अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। उसी में से एक बहादुर जिन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा था, कसाब को, वो हमारे साथ आज हमारे चैनल पे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और काफ़ी बातें करेंगे हम उनसे। आइए मिलते हैं मंगेश नाइक जी से। स्वागत है सर आपका। जय हिंद। जय हिंद बोले सर। मंगेश नाइक जी, हम तो काफ़ी ऐसे हीरो से मिलते हैं और काफ़ी इंटरव्यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम एक देश के सच्चे ऐसे रियल हीरो से मिल रहे हैं, जहाँ जिन्होंने एक सच्ची घटना, जिसमें कोई डायरेक्टर नहीं था, जिसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं था, लाइव एक घटना देखा है, और वो आप हैं। तो सर, आपके बारे में और इस टॉपिक पे हम काफ़ी बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपका परिचय चाहता हूँ कि आप कहाँ से जन्मे थे, आपकी एजुकेशन कैसे हुई, परिवार में कौन कौन थे और क्या था, उससे एक छोटा से शुरू करें सर। मेरा नाम मंगेश अनंत नाइक जी। ऑपरेशन 26/11/2008 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड विनर।
मेरा जन्म जो हुआ वो वर्ली बीडीडी चाल, अच्छा। और मेरे पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे हम्म, और वो पूरी पुलिस लाइन ही थी। तो उधर सब पुलिस वाले और ड्यूटी जो करते हैं हम्म, तो एक हौसला बढ़ता था हम्म, कि देश में कुछ कारनामे होते हैं, हम्म, डकैती बोलो, रॉबरी, हम्म, चेन स्नैचिंग। हम्म, तो एक मन में एक था कि हम भी कुछ देश के लिए हमें करना चाहिए। हम्म, तो एक मन में था, वही मन में बाद में मैंने वो पुलिस डिपार्टमेंट 1985 में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। तो सर आपके सोशल मीडिया से ऐसे दिखते हैं कि हमेशा कहीं ना किसी बड़े अवार्ड फंक्शन में आप हैं, आपको सम्मानित किया जाता है। सबसे बड़ा अवार्ड आपको देश की तरफ से कौन सा मिला था? मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिला वो मुझे राज्यपाल के शंकर नारायणन, जी। उन्होंने मुंबई के अपने राजभवन, हम्म। वहाँ मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट अवार्ड मुझे भी दिया। अच्छा। ओके, वो हाँ, सबसे बड़ा आपका हाँ, अवार्ड था। यस। जी जी। सर आप, एक सवाल था मुझे कि आपके घर में भी पुलिस में थे, जैसा आपने अभी बताया, और आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपने बचपन से देखा होगा कि घर में पिताजी पुलिस में है तो समय ना दे पाना, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है, कभी भी ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। फिर भी आपने पुलिस की ही नौकरी क्यों चुनी? और भी काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट के जॉब्स थे जहाँ पे आप जा सकते थे, तो पुलिस ही क्यों चुना आपने? क्योंकि एक देश के लिए कुछ मुझे करना था हम्म, और इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट चुना। भले कितना भी तकलीफ होने दो, हम्म, पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी का कोई मतलब टाइम नहीं रहता है। एक बार ज्वाइन किया और कोई ऐसा बड़ा कोई हादसा हुआ तो बाद में रिलीफ का टाइम टेबल ही नहीं, कभी हो सकता बोल नहीं सकते हैं। सर आ जाते हैं हम लोग आतंकवादी घटना जो 26/11 पे, उस पर कुछ बातें करते हैं। क्या आपको लगता है कि सर कि आपके डिपार्टमेंट में या आप सबको यह आतंकवादी घटना मुंबई में होने वाला है पता था? ये पता नहीं था, एकदम सरप्राइज अटैक था, अचानक हल्ला हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। अच्छा। हम्म, तो जैसा मैंने लास्ट सर और आपने भी देखा होगा धुरंधर मूवी, तो धुरंधर पिक्चर में ऐसा बताया जाता है कि यह अटैक इंडिया में होने वाला था लेकिन गुजरात में होने वाला था, बाद में मुंबई में हो गया। और इसका इंटीमेशन हमारी खुफिया एजेंसी के थ्रू हमें पता चला, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। तो आप डिपार्टमेंट में थे, तो आपको लगता है ये सही है कि काल्पनिक है? अब ये तो एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता हूँ। हाँ। वो टाइम पे इंफॉर्मेशन किसको मिली क्या एग्जैक्ट वो नहीं बता सकता मैं। अच्छा अच्छा। सर एक वाकया हो सकता है जिसमें थोड़ा सा आप डीप में बताएंगे। गिरगांव चौपाटी, मुझे लग रहा है कि कभी कभी आप अगर झपकी ले रहे होंगे तो एकाएक याद आ जाता होगा आपको गिरगांव चौपाटी का वो नज़ारा जो 26/11 को घटा था, जहाँ पे आप आपके 15 सहपाठियों के साथ नाकाबंदी लगा के रखे थे और आपको खबर आई थी कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है और उसमें कुछ लोग हैं जिनको रोकना है, और उनके हाथ में AK-47 है या बारूद हो सकता है, बम हो सकता है, लेकिन उन्हें रोकना है। तो क्या था वो मंजर, क्योंकि आप ऐसे हैं जो आपने सामने सामने देखा है। यस, मैं वो टाइम पे डीबीमार पुलिस स्टेशन में था ओके। ड्यूटी में, और डीबीमार पुलिस स्टेशन से हमारे सीनियर पीआई नागप्पा माली साहब, उन्होंने जैसे मैसेज मिलते गए कि ऐसा फायरिंग, बहुत जगह फायरिंग चालू है, तो हमें हमारे सीनियर पीआई साहब ने हमें आदेश दे कि आप तुरंत पहला गिरगांव चौपाटी में पहुँचे उधर, और उधर जाके नाकाबंदी स्टार्ट कीजिए। हम्म, तो हम तुरंत पुलिस वैन लेके गिरगांव चौपाटी पहुँचे। हम्म, उधर पहुँचने के बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। हम्म, जैसा ये मैसेज मैंने सुना तो मैंने, बाजू में हमारे गिरगांव चौपाटी है, हम्म, वहाँ 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहता है, लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। तो मेरे ध्यान में आया कि यार इतना इधर क्राउड है, और मैसेज जो फ्लैश हुआ है तो जिधर ज़्यादा क्राउड है उधर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने मेरे पार्टनर जो, उनको मैंने बोला कि पहला अपने को गिरगांव चौपाटी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब जल, बोला चलो अभी अभी मैसेज फ्लैश हुआ है। तो मेरे पार्टनर बोले कि यस, तो हम लोग तुरंत, हमारे उधर टूरिज्म गाड़ी रहती है, हम्म, वो
मारुति जिप्सी है, वो गाड़ी में बैठ के हम लोग पूरा गिरगांव चौपाटी घुमा के मेगाफोन से पब्लिक को हम अनाउंसमेंट करते गए कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप निकल जाइए, घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब चल रहे हैं। ऐसा मैसेज देते गए तो पब्लिक एक मैसेज सुनने के बाद पब्लिक भागने लगा और एक आधा पौना घंटे में हम लोगों ने टोटल गिरगांव चौपाटी खाली की और कंफर्म किया कोई दिख रहा है कि नहीं। कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट की। नाकाबंदी इस तरह की, नॉर्थ बॉर्न जो मरीन लाइन से मलबार हिल जाने वाला जो रूट था, वो हम लोगों ने टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था एनएस रोड को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वैसे मिली थी कि एनएस रोड से गाड़ी आ रही है, ऐसा मैसेज मिला था। तो हम लोग एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर की लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज जी। इस तरह हमारा नाकाबंदी स्टार्ट थी, चालू थी। तो कंटिन्यू करो ना। तो ये जैसा हमें मैसेज मिलने के बाद हम लोग तुरंत गिरगांव चौपाटी नाकाबंदी हमारी चालू थी जी। और वो बराबर एक 12-20 के आसपास हमें एक मैसेज फ्लैश हुआ। हमें मैसेज मिलते गए और मैसेज मिला कि सीएसटी रेलवे स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय, ताज, नरीमन हाउस, कैपी लियोपोल्ड, ऐसे अलग अलग जगह फायरिंग और बॉम्ब चल रहे जी। तो वो हिसाब से हम लोगों ने नाकाबंदी लगाई थी और गाड़ी, हम एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे, सब अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे। कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे बैरिकेड लोग 2 ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे इस तरह हमारा नाकाबंदी चालू थी। और बराबर एक 12-20 के आसपास हमें वायरलेस कंट्रोल से मैसेज मिला कि एक स्कोडा गाड़ी आ रही है, नंबर नहीं मिला था, और वो गाड़ी में 2 लोग हैं और उनकी गाड़ी में AK-47, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। तो वो आपके नाकाबंदी के पास आ चुका था या आ रहा है, आपके नाकाबंदी की तरफ आ रहा है? हाँ, तो ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ कि वो साइड में भी मुझे आ सकते हैं। हाँ, ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ था। ओके। तो वो हिसाब से हम लोगों ने नाकाबंदी लगाया था। ओके। तो आपको कैसा लगा, मतलब उस समय जब नाकाबंदी लगाया और आपको मैसेज आया और आपके सामने ही 1 मिनट के बाद सामने अगर वो वैन दिख गई तो क्या हुआ? तो बराबर गाड़ी पूरा तेजी से आ रही थी और उन्होंने देखा नाकाबंदी लगी है, अपना जाने वाला रूट ही पुलिस ने नाकाबंदी में टोटल बंद किया है जी। तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी की हेडलाइट उन लोगों ने तेज की थी और गाड़ी का स्क्रीन शॉवर और वाइपर चालू हुआ। गाड़ी तो हमें डाउटफुल लग रही है, लेकिन गाड़ी के अंदर कितने लोग हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उनको हम लोगों ने आवाज़ दी कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और गाड़ी बराबर सेंटर में थी। उन्होंने तेज़ी से हमारे ऊपर चढ़ाने का ट्राई किया। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, मैं, सोनी सिल्के, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। हमारे राइट साइड में भास्कर कदम, बावधनकर, निकम अवार्ड, संजय गोविलकर राइट साइड में थे और बैरिकेड के बाहर संजय पाटिल, चंदू कामले, कोल्ले, ऐसे 5 लोग बैरिकेड के बाहर थे। तो उसने गाड़ी सीधा हमारे ऊपर चढ़ाने का ट्राई किया, हम लोग पीछे हट गए और उसने यू टर्न मारा क्योंकि सामने का रास्ता तो बंद है, बैरिकेडिंग लगाया हुआ था। तो आने वाले रास्ते से रिटर्न जाने के लिए उसने यू टर्न मारा। तो यू टर्न मारा तो गिरगांव चौपाटी में एक 2 फीट पे रोड डिवाइडर है, वो रोड डिवाइडर पे गाड़ी जैसा टच हुआ तो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइविंग कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने जैसा गाड़ी रोड डिवाइडर पर जैसे टच हुई तो उधर हमारे कांस्टेबल थे अवार्ड करके, उन्होंने डायरेक्ट गाड़ी के अंदर हाथ डाल के चाबी निकाला। अच्छा। चाबी निकलते निकलते उसका ध्यान गया अबू इस्माइल के पैर के बीच में जो AK-47 था उसका बैरल उन्होंने फोल्ड किया था, लेकिन वो बैरल दिखाई दिया। उसने बैरल देख के उन्होंने आवाज़ दिया, अरे यही लोग है, ऐसा आवाज़ दिया। तो उसने तुरंत उसके पास जो AK-47 अपना ये था पिस्तौल था, वो पिस्तौल से उसने गाड़ी के अंदर से फायरिंग स्टार्ट की। अच्छा। तो हमारे उधर भास्कर कदम डिटेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने पहला ही पिस्तौल चैम्बर लोड करके रखा था क्योंकि मैसेज ही वैसा मिला था। और अबू इस्माइल ने जैसा फायरिंग स्टार्ट किया तो हमारे भास्कर कदम साहब ने अबू इस्माइल का जो राइट का आँख है, ये आँख से दिशा से उसने फायर किया, उसका आँख ही फोड़ दिया, आँख से खून आ रहा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी वो उसके पैर के बीच में AK-47 था, ऊपर निकालने का ट्राई कर रहा था। तो बाद में हमारे हेमंत बावधनकर, वो उस दिन नाइट PI थे, API हेमंत बावधनकर,
उन्होंने आबू इस्माइल के गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उनको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चालू है। और तो लेफ्ट साइड फ्री था। तो लेफ्ट साइड हमारे 2 टीम ऑटोमेटिक 2 टीम तैयार हुई। हम्म, गाड़ी बीच में आने वजह से लेफ्ट वाले लेफ्ट में हम लोग रह गए, हमारे राइट में भास्कर और बावधनकर ये लोग राइट में थे। तो हम लोगों ने तुरंत कसब का डोर ओपन करके उसकी कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे हैं। तो कसब ने ऐसा हाथ ऊपर किया, मतलब सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने उसको बाहर आने का इशारा किया। तो कसब ने थोड़ा सा मुंडी हिलाया और ऑलरेडी हम लोगों ने डोर ओपन किया था स्कोडा का, हम्म, थोड़ा खाली घूम गया और डायरेक्ट उसने उसके पैर के भी बीच में AK पोजीशन था और अंधेरा था, हमें दिखाई नहीं दे रही थी। उसने डोर के बाहर डायरेक्ट जंप किया तो उसके साथ ही AK पोजीशन आया हम्म, और वो गिरने के बाद तुरंत घूम के AK पोजीशन ऊपर निकल रहे। ये हमारे ध्यान में आने के बाद उसको ऊपर हम 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो ओमले साहब, तुकाराम ओमले, उनके सामने बैरल आया, जो गोली बाहर निकलते हैं उसको बैरल बोलते हैं। तो ओमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा। ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबाया। लेकिन ऐसे कंडीशन में मैं हमें नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और लेते हाँ, हैं। वही मेरा सवाल है सर कि अगर आप लोग 15 लोग थे, मान लीजिए 2 लोग ने राइट साइड वाले को कैप्चर कर लिया, एक गोली मार दिया आग पे और उसके गर्दन पे गोली मार दिया, मतलब वो घायल हो चुका है या खत्म हो चुका है। इधर अब बचे 13 लोग एक साइड और एक कसाब जहां सरेंडर होकर बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी अपने सबके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसका कारण उसके पास AK-47 था और अपने पास उस पर्याप्त हथियार नहीं थे या कोई और कारण है? नहीं ना, उसके हाथ में AK-47 तो था ऑलरेडी, हाँ। पिस्तौल भी था उसके पास। हाँ और ये तो लोग मरने के लिए ही आते हैं। जी। तो उसने डायरेक्ट जो बाहर फायरिंग किया तो ओमले साहब के सामने बैरल था, उसने ट्रिगर खींचा, ओमले साहब को 6 राउंड फायर हुआ। अच्छा, ओमले साहब तुकाराम नीचे, ओबले जी को। तुकाराम ओमले साहब हाँ, को। ओबले जी को। ओमले साहब गिरने के बाद उनके सीने से खून आ रहा है, वो देख के वही टाइम में कसब फायरिंग करते उठ रहा है। तो मैं सामने था, मैं क्विक नीचे झुक के उसको डायरेक्ट धक्का दिया और उसके ऊपर जंप करके हमारा झटापटी हुआ। उसमें उसका जो हाथ में जो AK-47 था, वही हाथ ऐसा पकड़ के इसका हाथ उसका घुमाया, क्योंकि उसका बैरल मेरे तरफ था, इसलिए मैंने बैरल, प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलते हैं, वो बैरल उसका मैंने घुमा के रखा और उसका हाथ में जोर से ऐसा पटक रहा है, जोर से। हाँ, उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ता, इतना मजबूत पकड़ा था। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि फोटो में तो बहुत बहुत ही दुबले पतले लगते। यस यस, उसका वो टाइम पे 20 उम्र था। हाँ, फिर और ये लोग नशा करते हैं और नशे से 2-3 लोग की ताकत आती है और वो उस दिन उसकी ताकत हम लोगों ने आजमाई। हमें 3 लोगों ने दबा के भी हमें नहीं सुन रहा था, उसका मूवमेंट इतना फास्ट था हमसे छुटकारा पाने के लिए, और उसने ताकत से हाथ पीछे खींचा और वापस ट्रिगर में हाथ डाला और चाप खींचा। ओमले साहब के सामने बैरल था, उनको 6 राउंड फायर हुआ। तो आप बोल रहे हैं इतना सब ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ये लोग वो उस टाइप का, उस प्रकार का नशा करते हैं कि उस समय 4-5 लोग 10 लोग आ जाओ तो वो भिड़ जाते हैं। मैं बोलता हूँ ना, उनको नहीं बोला तो 2-3 लोग की ताकत आती है उनको, और उस दिन हम लोगों ने ताकत आजमाई। हम 4 लोगों ने हमें दबा के भी हमें नहीं सुन रहा था वो, इतना उसका मोमेंट फास्ट था। ये ड्रग्स वाली जो बात करें, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, आप उस समय, ये 2008 का कहानी है, 2008 में आप लोग ने पकड़ा और सरकार के 26/11/2008 सामने 26/11 जो आपने पकड़ा, इसके बाद उसको जो फांसी की सजा मिलती है वो मिलती है 2012 21 में, में, 2012 2012 में, में 21 नवंबर 21 नवंबर 2012 2012 में मिलती है। बराबर। मतलब एक आदमी जो सरेआम कानून का दुरुपयोग करता है, आतंकवादी है, सारे कैमरे में आ रहा है, सारे पुलिस वालों को गोलियां मार रहा है, आम इंसान को गोली मार रहा है, क्लियर मुजरिम है सबके सामने, फिर भी एक फांसी की सजा देने में 4 साल। आपको नहीं लगता इस सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ है? ना, सिस्टम गड़बड़ ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि अपनी सिस्टम जो है, वो जो सामने वाला जो टेररिस्ट है या कोई जो है, तो उसको वेरीफाई सब करना पड़ता है। इसके लिए कोर्ट कचहरी जो चलता है, और कोर्ट कचहरी के बाद जो निर्णय लगता है, जो फाइनल निर्णय लगता है, उसके बाद उसको आरोपी करके डिक्लेयर करते हैं। काफी साल ऐसा आपको नहीं तो लगता? काफ़ी साल, मतलब उसको 4 साल को कुछ 6-7 दिन कम थे। 21 नवंबर 2012 में उसको फांसी दी। हाँ, वही 26 नवंबर को हमारा ये कांड हुआ था। हाँ बराबर, 26/11/2008 में ये कांड हुआ था। देखिए, आप पूर्व एक देश के
कर्मचारी हैं तो आप देश के बारे में अच्छा बोलेंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बाहर से कुछ कुछ कमियां देखते हैं जो आम नागरिक होने के नाते हम उसको उठाते रहते हैं। एक और सवाल है सर, जो मुझे लगता है कि हमारा देश कभी कभी कॉपी पेस्ट करती रहती, सिर्फ देखती जो चीज़ है वही करती, फिर छोड़ देती, फिर करती, फिर छोड़ देती है। बराबर। 1993 में एक कानून आया था जब बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, कि जितने भी बम ब्लास्ट के चीज़ें आई थी वो समुंदर के रास्ते से आई थी। 1993 से हमेशा समुंदर के रास्ते को पेट्रोलिंग की जाती थी पुलिस द्वारा या सेना द्वारा, लेकिन 2006 में बंद कर दी जाती है, यह बोल के कि अभी समुंदर के रास्ते से कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करता और नहीं हो रहा है। लेकिन 2006 में बंद करते हैं और 2008 में फिर से समुंदर के रास्ते से ही ये सब चीज़ें लेकर आना बहुत आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे निगरानी आतंकवादी भी देते हैं, तो ऐसी सब गतिविधियों को जहां हमारे देश में इंटर करने का रास्ता है उसे बंद नहीं करना चाहिए? बंद करना चाहिए एक्चुअली। नहीं, मतलब पेट्रोलिंग करना बंद नहीं करना चाहिए? ना पेट्रोलिंग तो एक्चुअली होनी चाहिए, जी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समुंदर मार्ग से कोई भी आ सकता है हाँ और देश को उधर से ही खतरा है। तो जी। उधर एक्चुअली देखा जाए तो पेट्रोलिंग ज़रूरी है, पेट्रोलिंग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी फिर से चालू हुआ, 2008 से फिर से पेट्रोलिंग चालू हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा पता नहीं। पता नहीं क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल मेरे जानकारी के लिए जानना चाहूँगा। आज भी हम बड़े होटल्स में जाते हैं तो वो एक मिरर से लेके गाड़ी के नीचे कुछ तो देखते हैं और बोलते हैं जाइए, क्या होता है सर वो? एक्चुअली देखा जाए तो अंदर से गाड़ी के नीचे भी वो लोग बॉम्ब फिट करके अंदर लेके जा सकते हैं, इसलिए अच्छा, वो चेक करते हैं कि बॉम्ब हाँ, फिट करके तो कोई नहीं लेके जा रहा है। हाँ, लेकिन इसलिए सर अगर मान लीजिए नीचे चेक करते हैं, लेफ्ट में चेक करते हैं, गाड़ी के अंदर सीट के नीचे डाल दिए तो? वो तो फिर उधर हमारा मेटल डिटेक्टर रहेगा। हाँ, मेटल तो डिटेक्टर ऐसा रहता है, लेकिन वो कुछ पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक गाड़ियों के के लिए लिए तो रहता है, नहीं गाड़ियों है। के लिए वो नहीं रहता है। लेकिन अंदर गाड़ी जब एंट्री रहता है उधर मेटल डिटेक्टर जो हमारे हाथ में होता कांस्टेबल है। उनके पास छोटा मशीन एक रहता है, उससे भी वो उनको बाहर निकल के चेक करना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। कोई ऐसा हाँ, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये समुंदर पेट्रोलिंग देखा है कि एक बार बम कोई वहाँ से लेकर आ गया था तो वो पेट्रोलिंग वहाँ चालू हो गया, फिर बंद हो गया तो बंद हो गया। ये होटलों में भी कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो गाड़ी में लगा के बम आए होंगे, इसलिए चेक करते हैं, और आज भी वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई लग के आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई कॉपी पेस्ट का प्रोसेस हमारे देश में ज़्यादा है, जिसने जो चीज़ कर दिया वही कंटिन्यू करते जाते हैं और इसका कोई निष्कर्षण नहीं निकलता है। नहीं बराबर है, लेकिन क्या चेकिंग चालू है, कम से कम कैसा कोई भी उधर बॉम्ब फिट करके जाएगा गाड़ी के अंदर से बोलो या नीचे लगा के हाँ, जाएगा अंदर भी करना चाहिए फिर तो सामने देख के बहुत चेकिंग चालू है। हाँ। तो शायद वो उसका मन में आएगा तो वो अपन आगे निकल जाएंगे तो अपन पकड़े जाएंगे, तो शायद उसका मन में आए तो उधर से वो रिटर्न घूम सकते हैं, रिटर्न जा सकता है वो, ऐसा है कि इसलिए वो हो सकता है फॉर्मेलिटी ऐसा। अपने जो चालू रहते हैं जी, इसके वजह से। ठीक ठीक। अच्छा सर, आपको लगता है कि सिस्टम पूरी तरह से जो है पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं करता? नहीं ना, ऐसा तो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट को जितना हथियार वो दिए हैं, खाली उसमें थोड़ा AK-47 कम है, बाकी SLR है, पिस्तौल है, कार्बाइन है, ऐसे हथियार है। लेकिन आपको सर ऐसा है कि कोई भी कार्रवाई करने के पहले आपको एक संदिग्ध कोई दिख रहा है या आपको लग रहा है मुझे यहाँ एक्शन लेना चाहिए, तो क्या आप एक्शन ले लेंगे कि आप वेट करेंगे अपने सीनियर का? ना ना, ऐसा कोई सामने तो दिख रहा है कि वो उसके पास कुछ हथियार दिख रहे हो रहे, तो वो टाइम पे किसका ऑर्डर क्या राह देखेंगे, तब तक अपनी भी जा सकती है और वो आगे बहुत बड़ा कुछ कांड कर सकता है। तो आप एक्शन तो कर सकते इसलिए हैं? एक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ सामने दिख रहा है तो सिचुएशन देख के कर सकता हूँ। तो आपको लगता है एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी एक पुलिस थाने के हद में काम करते हैं और आप किसी दूसरे पुलिस थाने के हद में हैं आप, और वहाँ पे भी ऐसा कुछ आपको दिख गया, तो आप एक्शन तुरंत ले सकते हैं कि आप इंतजार करेंगे कि मेरे हद में नहीं है? ना ना, ऐसा तो मैं इंतजार नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिख रहा है तो मैं वहाँ जो वो एरिया के जुडिशन में जो पुलिस स्टेशन आते हैं उधर कांटेक्ट करने का मैं ट्राई करूँगा, और नहीं जमेगा तो मैं सामने कुछ रहेगा तो मैं उसको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का मैं ट्राई करूँगा।
अच्छा, मतलब आपको लग गया तो आप एक्शन ले सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं इंतजार करेंगे कि मेरे हद में नहीं है जहाँ पे मुझसे सवाल जवाब हो सकता है। बराबर। ठीक है सर, आपको एक सवाल है, आपको लगता है ये 26/11 का इतना बड़ा एक हमला हुआ जहां मुंबई पूरी हिल गई, उसके बाद सिस्टम ने कुछ बदलाव लाया है या फिर सिस्टम में बदलाव नहीं लाया है, या फिर सिस्टम ने बदलाव उतना लाना चाहिए था जितना लाया नहीं? 26/11 के बाद आपको कुछ बदलाव लग रहा है? 26/11 में बदलाव जो लाया, आतंकवादी को फेस करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में क्यूआरटी निकाली है। वो स्पेशल ऐसा कुछ आतंकवादी हमला हुआ उसके लिए उन्होंने निकाली है क्यूआरटी करके। तो उनको पूरा आतंकवादी के खिलाफ कैसा एक्शन लेना है, कैसा क्या करना है, वो सब उनको उधर ट्रेनिंग दिया जाता है और वो हमारा गवर्नमेंट ने वो करके रखा है। अच्छा, ओके। आपको लगता है चेंजेस हुआ है? क्यूआरटी लेकिन और चेंजेस होना चाहिए था, आपको लग रहा है कि मतलब कि बहुत काफ़ी है? ना, चेंजेस होना चाहिए, लेकिन जितना गवर्नमेंट को जम रहे हैं वो गवर्नमेंट करेगी। मतलब जैसा हथियार वगैरह जो देना वगैरह है, उसके बाद भी हथियार वगैरह मिले नहीं ऐसे नहीं। और अपने माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने सचमुच आज बॉर्डर पे आर्मी के लोग भी खुश हैं। उनको सब सुविधा उन्होंने की है, जितने हथियार चाहिए, कौन से हथियार चाहिए और क्या क्या उनको जो चाहिए आमने सामने फेस करने के लिए आतंकवादी के खिलाफ, तो उन्होंने सब उनको जो है वो उन्होंने दिलवाया उन्होंने। अच्छा, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरा इसी टॉपिक पे आता है। आपको लगता है ये 2011 के ना होके 2014 के बाद ये आतंकवादी हमला होता, मोदी जी के होते हुए भी, तो 4 साल का इंतजार फिर भी करना पड़ता कसाब को फांसी के लिए? जैसे लोग कमेंट्स मारते हैं, मीम्स बनाते हैं कि 4 साल तक हमने कसाब को घर जमाई बना के बिरयानी खिलाया, क्या मोदी जी होते तो भी यह करना पड़ता, या फैसला कुछ अलग होता या जल्दी होता? ना, फैसला थोड़ा अलग होता था, लेकिन वो टाइम पे भी गवर्नमेंट ने जो किया वो उनके हिसाब से, वो लोगों ने उनको जो लगा वो उस हिसाब से उन्होंने तो मतलब किया। मोदी जी को भी 4 साल जाते, मतलब कसाब को फांसी देने में? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो टाइम पे मोदी सर वो क्या वो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर तो था। हाँ। लेकिन सचमुच जो आज देश के लिए बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं सब। मतलब आज देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की आज देश को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सचमुच वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, आपको लगता है कि अभी जस्ट हाल ही में एक रिलीज हुई मूवी धुरंधर, आपने देखा होगा पहला मूवी? मैं 1 पार्ट देखा मैंने। हाँ, अभी 2 पार्ट तो अभी जस्ट रिलीज हुई है, यस। तो 2 भी देखिएगा सर। लेकिन धुरंधर 1 में सर मैंने भी देखा, आपको कहीं नहीं लगता सर कि धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है और उससे रिलेट करेंगे तो पता नहीं वो सच है कि नहीं सही, लेकिन रियलिटी ऐसी है कि आज मीडिया, इंडियन मीडिया जो है, टीआरपी के चक्कर में हर एक चीज़ें लाइव दिखाना चाहती है, फटाफट दिखाना चाहती है, जिसके चक्कर में आतंकवादी या फिर जो भी ऐसी हरकतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, उनके आका बैठ के उनको गाइड करते हैं। जो धुरंधर मूवी में हुआ था कि ताज के कौन से फ्लोर पे कौन है, कौन कहाँ नहीं है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ नीचे पुलिस बहुत लग चुकी है, मीडिया से ही कवर करके अपडेट दे रहे थे। तो आपको लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए था? एक्चुअली देखा जाए तो 26/11/2000 में जो घटना घटी, उस वक्त एक्चुअली जो मीडिया वाले ने जो डायरेक्ट लाइव दिखाया वो बहुत गलत था, क्योंकि जो डायरेक्ट लाइव दिखाया पूरा वर्ल्ड देख रहा था जी। और वर्ल्ड देख के उधर जो उनका जो मास्टरमाइंड था पूरा रहमान लकवी चाचा, वो उधर से उनको ये 10 गाइड लोग कर के रहा था। पास सेटेलाइट फ़ोन थे, तो उनको सेटेलाइट फ़ोन पे कांटेक्ट करके उनको गाइड कर रहा था। इसकी वजह से हमारे उन्नी कृष्णन और उनके साथ और कुछ यादव करके कांस्टेबल, ऐसे 2 लोग ये मीडिया की गलती की वजह से गए वो एक्चुअली देखा गया। मतलब डायरेक्ट लाइव एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए जो अपने दुश्मन है उनको पता चलता है, क्योंकि वर्ल्ड पूरा देख रहा था, तो वो टाइम पे वो भी देख रहा था और वो इनको गाइड कर रहा था। ऐसा बाद में हमें पता चला। तो ऐसा एक्चुअली डायरेक्ट लाइव नहीं दिखाना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि अपने देश के ऊपर आज आ चाहिए तो मीडिया वाले में थोड़ा ये सब सिचुएशन देख के करना चाहिए। मतलब आप बोले टीआरपी के इसलिए- चक्कर में सब हो जाता है कि पहले मैंने दिखाया। तो उनको मेरी विनती है कि सिचुएशन देख के आप काम कीजिए, जी। तो देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। तो देश अपना सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित है। जी। जी सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी टाइम काम किए आपने,
52 या 54 की हमारा 58 का रिटायरमेंट है। 58 का आपने रिटायरमेंट भी लिया और 58 के रिटायरमेंट के बाद भी आपको 4 या 6 साल हो चुके हैं, तो मतलब आज आप 62 साल के हो चुके हैं। आपको लगता है कि पुलिस की नौकरी में जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जो आप फेस करते हो पीछे, वो एक अलग रूप होता है, और लोगों के बीच में लोग जो आपको जिस निगाह से देखते हैं पुलिस की निगाह से, वो दोनों में बहुत अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है। मतलब देखो, पब्लिक को तो ये समझता है कि अरे क्या पुलिस की क्या नौकरी बहुत अच्छी है, सब लोग साफ साफ करके सल्यूट देते हैं, और मतलब एकदम वर्ड में इनका पुलिस का ड्यूटी चल रहा है। लेकिन रियली देखा जाए तो पुलिस को इतना काम रहता है, मैं आपको बताऊं तो एक बार ड्यूटी ज्वाइन की तो उनको कितना भी उनका इम्पोर्टेंट काम होने दो, वो उधर से ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वो टाइम पे ड्यूटी में कुछ हो जाएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और रहता है, तो वो ऐसा ड्यूटी छोड़ के किधर नहीं जा सकता है। और मैं बोलता हूँ आपको कि जो हमारे स्टेशन अधिकारी रहते हैं, थाने अमलदार, तो उनका रिलीफ का जो टाइम रहता है, वो रिलीफ के पहले 5-10 मिनट में कोई ऐसा केस आया तो वो केस उनको पूरा करके ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो वो जैसे अगर 8 बजे वो निकल रहे हाँ, और अगर 7:30 बजे केस आ गया, हाँ, तो अगर उस केस में 12 बज गया तो 12 बजे 5 मिनट भी पहले आएगा ना, हाँ। तो उनको ही लेना पड़ता है वो केस, तो उनको वो पूरा केस करके ही जाना पड़ता है। बाप रे। तो ऐसा मतलब, और जो त्यौहार रहते हैं, त्यौहार के टाइम पे भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ, उस पे आऊँगा सर मैं, मेरे पास हाँ, है वो सवाल आपका। हाँ, हाँ, सर, आप तो ये बता दिए कि ये ऐसे काफ़ी दिक्कतें होती है। मेरा एक सवाल है जो मैं जब आप आने वाले थे उसके पहले मैंने काफ़ी बुश किया था कि आपसे मुलाकात हो रही है, किसी का कोई सवाल है तो आप बताइएगा। तो 2-3 सवाल मेरे अलग अलग लोगों से आई है। तो एक पब्लिक से सवाल आई है, क्या पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस वाले आप जो नाकाबंदी करते हैं, उसमें आप नाकाबंदी के साथ साथ, चेकिंग के साथ साथ आरटीओ डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं, तो क्या ये सही है? क्योंकि देखो सही मतलब कोई जो 4 व्हीलर कार वगैरह आती है, 2 व्हीलर कार आती है, तो उनको चेक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत गाड़ी चोरियाँ भी होती है, तो उसके लिए ये रियल जो है, इसका ही गाड़ी है, ओनर यही है क्या दूसरा कोई है, इसके लिए वो पेपर चेक करना पड़ता है। नहीं तो आरटीओ है, उनको तो वो सब पेपर चेक करते हैं, कौन सा चेक नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं, पूरा चेक करते हैं। लेकिन पुलिस का नाकाबंदी में पूरा चेक करना पड़ता है। अच्छा सर, इसको आप बहुत छोटे में आप बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आपके ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। एक बहुत छोटे में उत्तर सर, क्या एक व्हीकल चलाने वाले को पुलिस फाइन मार सकती है कि आरटीओ फाइन मार सकती है? उसने वो टाइम पे जो कांस्टेबल रहेगा या पुलिस डिपार्टमेंट का ही रहेगा या आरटीओ का रहेगा, जो सामने रहेगा उसके सामने उसने क्या गुनाह किया होगा, किसको मतलब धड़क ठोकर दी या कुछ गलती उसने की, तो सामने जो रहेगा वो टाइम पे, तो आप बोल रहे हैं कि पुलिस भी फाइन मार सकती है? हाँ, पुलिस भी फाइन मार सकती है, और टाइम पे लगे तो आरटीओ को तुरंत उधर फोन करके बुलाती है। लेकिन अगर आरटीओ नहीं है तो जैसे आरटीओ को एक मशीन दिया जाती है, उस पर पुलिस भी फाइन मार सकती है लेकर? ई चलन एक्चुअली पहले हमें भी देते थे, जो नाकाबंदी में हम चेक करते थे, कोई हेलमेट नहीं डालते थे, तो उसके टाइम पे हमें भी पुलिस डिपार्टमेंट को अभी अभी भी लोग हमारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि सब चेकिंग के लिए वो तो लगता ही है, और आरटीओ वाले भी ई चलन से वो काम करते हैं। ओके, तो आपको भी अलाउ है। सर, एक आपके जीवन में आज यहाँ आप मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ काफ़ी अलग अलग त्यौहार मना रहे हैं, परिवार को आप सामने सामने देख पा रहे हैं, परिवार आपके साथ घूम टहल पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो मुझे लग रही है वो है तुकाराम ओम्बले की। यस बराबर। तो मैं चाहूँगा ना कि उनके बारे में एक बात हो जाए कि अगर आज वो होते तो आप नहीं होते, या फिर अगर उन्होंने ये हरकत नहीं की होती, ऐसी कुछ बहादुरी का काम नहीं किया होता, तो आप यहाँ ना होते। क्या था सर? यस वो टाइम पे सच में बोला जाए तो हमारे तुकाराम ओम्बले सर ने अपने देश के लिए उन्होंने उनके परिवार का भी परिवार के बारे में भी सोचा नहीं, और उन्होंने डायरेक्ट जो AK-47 था कसाब के हाथ में, वो उन्होंने पकड़ा, और वो उस दिन पूरे उनके सीने में जो गोली घुसी, तो वो टाइम पे वो AK-47 नहीं पकड़ते तो हम लोग सब मारे जाते थे देखा जाए तो। इसलिए उन्होंने आज देश के लिए इतना बड़ा काम किया है,
सचमुच मतलब उनको मैं दिल से मैं सल्यूट करता हूँ उनको। जी जी। सचमुच सर, अगर अगर सचमुच आज तुकाराम सर जैसे लोग नहीं होते तो एक साहस की मिसाल नहीं होती। हम जब भी उनके बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम सबको भी दिल से एक सल्यूट आता है और यस नमन करने का दिल करता है। सर, एक सवाल है। मैंने जस्ट अभी एक पॉडकास्ट किया था एक वंदना जी का, जिन्होंने लम्बा इंडिया करके एक ब्रांड चलाती हैं। उनका एक सवाल था, उनका एक ब्रांड ही इसी चीज़ पे है, क्या देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ साल में 2 बार होनी चाहिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को, या कब होनी चाहिए? देखा जाए तो देशभक्ति हर दिन होना चाहिए। अच्छा। जो अपने भारतवासी हैं उनके मन में देशभक्ति हर दिन होना चाहिए, क्योंकि देखो ना बॉर्डर पे अपने आर्मी के सीएसएफ वाले, आर्मी के जवान लोग, फौजी लोग उधर दिन रात उधर पेट्रोलिंग और कम टेम्परेचर में वो लोग काम करते हैं और देश के लिए कोई आमने सामने आतंकवादी उनके साथ भीड़ के वो उधर शहीद होते हैं। वो किसके लिए होते हैं? तुम्हारे हमारे लिए होते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र अंतर्गत मुंबई पुलिस, ये भी दिन रात उनका पेट्रोलिंग बोलो इनका चालू ही रहता है। कोई डाउटफुल कोई आदमी दिख रहा है क्या, और सब उनका पेट्रोलिंग हमेशा चालू रहता है। और इसलिए हम सब लोग आर्मी और पुलिस के डिपार्टमेंट की वजह से हम लोग रात की सुकून की नींद लेते हैं। जी। अच्छा सर, आपने अभी बोला कि उनकी पेट्रोलिंग होती है, वो इतना पेट्रोलिंग करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सुकून की नींद होती है। मेरा एक सजेशन, मतलब मेरा एक सवाल है सर, त्यौहार और पुलिस, ये दो रिश्ते बहुत ही मिलते जुलते हैं। त्यौहार है तो पुलिस है तो सेफ त्यौहार है। यस, बराबर। आपका इससे में क्या मानना है? क्योंकि पब्लिक ही एक ऐसी चीज है जहां पे इस मामले में पुलिस वालों को बहुत ही रिस्पेक्ट से देखती है। यस, मैं बराबर। सिर्फ आप मेरे सामने बैठे हैं एज ए पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सामान्य नागरिक जो कम पढ़ा लिखा है बराबर। या एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी इस बात को मानता है कि पुलिस और त्यौहार का रिश्ता बहुत बड़ा है। क्योंकि बराबर। हर एक त्यौहार पे आप लोग ड्यूटी करते हैं और आप ड्यूटी करते हैं तो हम सेफली वो त्यौहार को मना पाते हैं। आपका क्या मानना है? आपके डिपार्टमेंट का क्या मानना है? बराबर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखो, जब त्यौहार रहता है वो टाइम पे पुलिस को जल्दी सुबह ड्यूटी की जगह पहुंचना पड़ता है और वो घर में त्यौहार नहीं करते हैं। मतलब घर उनको ड्यूटी की वजह से उनको घर में पहुंचते ही नहीं वो टाइम पे। पूरा त्यौहार ख़त्म होने के बाद सब लोग घर में जाके सोने के बाद ये पुलिस का बंदोबस्त क्लोज होता है। क्योंकि अपने त्यौहार के टाइम पे कोई ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए, इसलिए पुलिस त्यौहार के टाइम पे पूरा इतना त्यौहार के टाइम पे नहीं, हर बार उनका पूरा ध्यान रहता है। इधर उधर कोई गलत काम कर रहा है क्या, कोई क्या कर रहा है, वो सब पुलिस का ध्यान रहता है। और इसलिए आज अपना देश सुरक्षित है। छोटे मोटे जो कुछ हादसे होते रहते हैं, लेकिन पुलिस जो करते हैं वो टाइम पे ड्यूटी के टाइम पे वो बाहर उनका कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। वो खाली ड्यूटी के बारे में ही सोचते हैं। अपना जो स्पॉट अपने को जो ड्यूटी दी है वो उधर कौन सी घटना घटनी नहीं चाहिए, वो उनको दिल में मन में वही रहता है जी। वही हिसाब से वो ड्यूटी करते हैं। जी सर, आपको लगता है कि आप मान लीजिए पुलिस की नौकरी करके आप रिटायरमेंट हुए, आपकी धर्मपत्नी जी घर पे होंगी, बच्चे हुए, तो आपको लगता है कि आप सोचते होंगे कि मैं मेरे बच्चों को पुलिस में डालूंगा, लेकिन घर पे बोलते होंगे कि नहीं, इसमें कोई समय नहीं है, कोई परिवार के लिए टाइम नहीं है, तो मैं पुलिस में ही नहीं जाने दूंगी। आपको लगता नहीं ऐसे परिवार में हमेशा होता है। द्वेष होता होगा कि नहीं ये कोई परिवार को समय देने लायक नहीं, जब लोग त्यौहार मनाते हैं तो आप रहते नहीं, तो ऐसी क्लैशिंग होती है आप लोग को भी घर में? क्या देखो, मुझे तो लगता है देश की सेवा, ऐसी देश की सेवा मैंने जैसे की वैसा ही मेरा लड़का भी पुलिस डिपार्टमेंट में आए या आर्मी में जाए, ऐसा मेरा भी सोच है। लेकिन आजकल के बच्चे उनका अलग सा उनका ये रहता है, करियर रहता है, तो उनको हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा उनका जो जिधर करना है तो हम फिर उधर उनको हाँ ही बोलना पड़ता है, क्योंकि हम बोल के कुछ मतलब नहीं।
क्योंकि उसको दिल में क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। सही बात, सही बात। सर एक मेरी फ्रेंड ने एक मुहिम चलाया है, गाली फ्री इंडिया, जिसमें कहा जाता है कि आप किसी को गाली मत दीजिए, किसी को गाली देना भी एक गुनाह है। बराबर। गुनाह एक आपकी इस गुनाह को मान लीजिए पुलिस स्टेशन में कम रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ऊपर वाला एक रजिस्टर्ड करता है। तो गाली फ्री इंडिया का उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है। मेरा ऐसा मानना है, आप हैं तो, कि सबसे ज़्यादा गालियाँ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो पुलिस स्टेशन से होती है। आपको क्या लगता है? देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को इतना ड्यूटी का इतना प्रेशर है ना, तो कभी 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 उनके मुंह से गाली गलौज निकलती है, नहीं ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, सामने वाले को आप और उनको गाली मतलब गाली देते ही नहीं, ऐसा बोला। मैंने डिपार्टमेंट में मैंने इतना ड्यूटी किया, तो कोई सामने वालों को बात करते समय आप बात करते थे और उनको गाली से, क्योंकि गाली दे के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं। उन्होंने जो कुछ गलत काम किया तो उसके ऊपर जो कलम लगते हैं वो कलम लगा के अपना काम करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी हाथ भी उठा नहीं सकते। जो पहला डिपार्टमेंट में हमारे लोग करते थे, लेकिन अभी अभी कोई वो भी सिचुएशन देख के करते थे जी। जैसा क्रिमिनल रहेगा वो हिसाब से करते थे। लेकिन अभी ऐसा सब जो है कलम के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने जो कुछ क्राइम किया है उसके ऊपर जो कलम लगता है वो कलम के हिसाब से करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल था। आपने बोला था कि अब कसाब के लिए आपने नाकाबंदी लगा दिया था, 15 लोग थे सब, और सब कुछ सही था। मैंने हमेशा देखा नाकाबंदी में बहुत ही कम हथियार के साथ नाकाबंदी होता है, और इतने बड़े आतंकवादी के साथ आपने नाकाबंदी लगाया था। जब उसके हाथ में, कसाब के हाथ में एक AK-47 था और बम की चीज़ें बहुत थी, आपके हाथ में क्या था? हमारे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विद लाठी विदाउट वेपन। क्योंकि ये मतलब आप कह रहे हैं वहाँ एक हाथ में AK-47 था और एक हाथ में लाठी? यस, सामने कसाब के हाथ में AK-47 और हमारे हाथ में लाठी। और ये क्या ऐसा सरप्राइज अटैक था, अचानक हल्ला हुआ। नहीं तो हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस वक्त हम लोग SLR या पिस्तौल लेके जाते हैं उधर। लेकिन ये अचानक हल्ला था तो वो टाइम पे मेरे हाथ में खाली लाठी थी और मेरे सब साथियों के पास भी लाठी थी। कारण हमारे 2 ऑफिसर के पास पिस्तौल थी। हमारे नाइट PI हेमंत बावधनकर, उनके पास एक पिस्तौल थी, और भास्कर कदम डिटेक्शन ऑफिसर, ये 2 के पास खाली पिस्तौल थी। बाकी हमारे सब के पास लाठी थी। बहुत ही, मतलब फिर भी आप लोग बहुत ही, लाठी होने के बाद आप लोग जिस हिसाब से कूदे, जिस हिसाब से उसको पकड़ने की कोशिश किए और पकड़ लिए, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि आपने भी अपने जान की बाजी लगा दी थी पूरी तरह से। देखो आज कैसा वो जैसा अटैक हमारा मैसेज मिलता जैसा गया कि स्क्वाड आ रही है, उनकी गाड़ी में AK-47 हैंड ग्रेनेड बॉम्ब सब मैगजीन पूरा भरा हुआ गाड़ी है। ये मैसेज सुन के मैं बोला कि आज अपनी जान तो जाने वाली है, लेकिन आज देश के ऊपर आज चाहिए है। आज भले अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, हम देश के लिए, मतलब मैं उधर मर मिट जाऊँ लेकिन देश को मिटने नहीं दूँ। ये पूरा मन में मैंने ठाम किया था और वो हिसाब से मैंने वो टाइम पे घर का, मतलब परिवार का भी सोचना है। ये खाली देश के ऊपर आ चाहिए, एक वो टाइम पे मुझे देश ही याद आया कि अपना देश के ऊपर आ चाहिए। ये वो हिसाब से मैंने ऑपरेशन किया और हमारे से पूरी टीम थी एकदम, वो हिसाब से हम लोगों ने ऑपरेशन किया। सर आपने ये बोला कि उस समय मैंने सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचा। आज शहीद हो गए तो भी चलेगा, लेकिन देश को बचाना है, देश में जो क्षति हो रही है उसको रोकना है। बराबर। इसी से एक रिलेटेड सवाल है सर, यस। जिसको आप थोड़ा भी पर्सनलाइज मत लीजिएगा। नहीं। आपके परिवार से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर इस सवाल के बाद उनको थोड़ा भी बुरा लगे तो न ले। क्या आपको लगता है सर कि उस दिन अगर आप शहीद हो जाते तो अच्छा होता, या आज आप जिंदा है तो अच्छा है? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे शहीद होने के बाद काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो लड़ के आज भी हमारे सामने, वो लड़ने के बाद आज खड़े हैं, तो वो वैल्यू, ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, ना ही वो वैल्यू मिल पा रहा है। तो आपको लगता है कि उस दिन शहीद हो जाना होता तो अच्छा था? ना देखो, वो तो जैसा मैसेज मिला तो वो तो मेरे मन में तो वही आया, तो अपन इधर शहीद होने वाले ही है। लेकिन वो टाइम पे जो मन में आया कि आज देश के ऊपर आ चाहिए, खाली देश से मेरे सामने आया कि अपने देश के ऊपर आ चाहिए, तो वो हिसाब से हम लोगों ने, मतलब जान जाएगी तो भी चलेगी, लेकिन
जब तक दम है तब तक लास्ट तक लड़ते रहना, और बाद में अपनी जान जाएगी तो भी चलेगी, वही खाली मन में सोचा। मेरा सवाल था वही कि सर अगर आज शहीद हो जाते तो कमर्शियली वो फ़ायदेमंद होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, या फिर नहीं शहीद होने के बाद सही है? पहला सेफ, और सेफ रह के बाद में अटैक, वो ऑपरेशन में मैंने किया। पहला अपन कैसा सेफ रहेंगे जी। और बाद में अटैक, हम्म। वो हिसाब से मैंने वो किया। लेकिन वो दिल से ही मैंने सोचा था कि इधर तो अपनी जान जाने वाली है, तो वो टाइम पे शायद जान जाती भी थी मेरी। लेकिन आज इतना ऑपरेशन में, मतलब मैंने जो ऑपरेशन में भाग लिया था और उधर से मैं सही सलामत बाहर निकला हूँ। नहीं तो वो टाइम में मैं, मतलब आजू बाजू से पूरे गोली गया है, जी। लेकिन भगवान की एक दुआ थी, वो टाइम पे मैं बच गया और आज जिंदा हूँ आपके सामने। लेकिन आज बहुत जगह मुझे लोग ये काम किया, इसके लिए मुझे लोग मेरा सम्मान करते हैं, बहुत जगह बुलाते हैं, सम्मान जी। करते हैं। जी। सर आपने एक बहादुरी का काम किया ही था, और आप, जैसा मैंने आपको बताया, आप रियल हीरो हैं, रील हीरो नहीं हैं। मेरे लिए अगर टीवी के कोई भी हीरो से बड़े आप हीरो हैं, तो मैं वो मानता हूँ और पूरा देश मानता है इस बात को। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार आप सब जैसे हीरो के बारे में कमर्शियली कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए? क्योंकि आप इतना बड़ा देश के लिए काम करके आए हैं, तो आप एक सामान्य नौकरी भी जाके नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। हम्म। आपको देश की डिग्निटी भी रखनी है, आपको आपका प्राइड भी देखना है। आप ऐसे ही जाके कोई भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि देश के जो शासक हैं वो आप जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं? हाँ, सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन कैसा वो टाइम पे उनको जो लगा, वो हिसाब से हमें, वो लोगों ने जो काम किया उसकी वजह से उन्होंने हमें गैलेंट अवार्ड दिया है गवर्नमेंट ने। मतलब मैंने काम किया उसका, उन्होंने इसकी पूछ पावती दी मुझे। लेकिन हाँ, सर कमर्शियली आपका घर चलाने के लिए, एक जीविका चलाने के लिए, क्योंकि वो भी तो किसी चीज़ से चलती है, तो हाँ, आपको लगता नहीं कि आने वाले समय में बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी, मतलब जान की परवाह नहीं करते, घर परिवार का भी नहीं सोचते हैं, जी। और वो देश के लिए जो करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी। तो ये करे कुछ ऐसा अच्छा काम, मतलब उनके लिए करेंगे परिवार के लिए, तो सब पुलिस वाले वो भी ऐसा काम करने के लिए आगे आगे आएंगे। जी। जी। सर एक दो सवाल है छोटे छोटे। क्या कारण है कि आज लोग, आज युवा मेट्रो सिटीज़ का बहुत कम पुलिस भर्ती में भाग लेता है? उसका क्या कारण है सर? अभी न्यू जनरेशन है, तो हर हर की अलग अलग चॉइस रहती है। किसी को लगता है मैं इंजीनियर बनूं, या किसी को लगता है कोई मैं आर्किटेक्ट बनूं, या किसी को लगता है मैं आर्मी में जाऊं, पुलिस में जाऊं। तो हर की अलग सोच रहती है, उनको जो लगता है वो हिसाब से वो लोग करते हैं। और उनके न्यू जनरेशन के लिए अपन फोर्स भी नहीं कर सकते, कि हमें जो लगता है कि इनको आर्मी में जाना चाहिए या पुलिस को जाना चाहिए, लेकिन उनको क्या लगता है वो भी देखना पड़ता है। बहुत से पुलिस वाले बंधु जो है अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो जो 2 साल 5 साल अभी 10 साल पहले लगे हैं डिपार्टमेंट में, और इनको अभी बहुत रिटायरमेंट में बहुत काम करना है, तो आप एक इतने टाइम से इस डिपार्टमेंट को सेवा दिए, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यस, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट बोला तो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके लिए उनको चुना है, उनका पूरा उन्होंने ट्रेनिंग लेके उनको वो हिसाब से बनाया है पुलिस को। हम्म। तो पुलिस का भी काम बनता है अपने देश के लिए, जब ड्यूटी देने के बाद उधर हम लोग अलर्ट होना चाहिए, राइट लेफ्ट में क्या चल रहा है और किधर क्या कौन सा हादसा चल रहा है क्या। तो वो हिसाब से उन्होंने देख के काम करना चाहिए, और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जैसा 26/11 में हमला हुआ, वो किसी को पता नहीं था, अचानक हल्ला हुआ, तो ऐसा अटैक वापस हो सकता है। इसलिए हम सब जागरूक नागरिक हैं। वैसे हमारे पुलिस तो हमेशा उनका, मतलब एवढी इतना ड्यूटी रहता है उनका, कि उनको
जब ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद रिलीव पर जो रहता है उनका, वो आने के बाद ही उनको जगह छोड़नी पड़ती है। लेकिन जब से ज्वाइन करने के बाद रिलीव आ रहे हैं, मतलब आने के बाद, तो आने से पहला तब तक वो लोग अलर्ट रहते हैं। वो टाइम पे वो देखते नहीं कि कितना टाइम हुआ है, अपने को घर जाना है अर्जेंट वगैरह, वो देखते नहीं। कोई ऐसा अर्जेंट काम रहेगा तो सीएल वगैरह मतलब छुट्टी लेंगे, 2 दिन का 4 दिन का, जैसा उनका काम रहता है वही सबसे। लेकिन ड्यूटी के टाइम पे वो किधर इधर उधर जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे तो वो टाइम पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जी सर, जी सर, एक आखिरी सवाल, एक देशवासियों को, युवाओं को, या फिर देश के जो नागरिक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस यस, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आज अपना भारत देश, पूरे वासियों जो है उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज जैसा 26/11 में हमला हुआ, वैसा हमला वापस हो सकता है। तो इसके लिए पब्लिक भी पूरे जागरूक नागरिक है, तो उनका भी काम है देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि देखो, पुलिस उनके 58 उम्र के बाद वो रिटायर होते जा रहे हैं, भर्ती नहीं है, तो पुलिस कम होते जा रहे हैं, अब क्राउड बढ़ते जा रहा है और पुलिस कम होते जा रहे हैं। तो पब्लिक का भी काम बनता है अपने देश की सुरक्षा के लिए कि कभी भी किधर भीड़ में इधर उधर घूम रहे हैं तो कभी नज़र में आए कि वो कोई ऐसा डाउटफुल कोई आदमी घूम रहा है इधर उधर, या कोई डाउटफुल अपने को बैग दिख रही है, या डाउटफुल कोई कार दिख रहे हैं, तो पब्लिक का काम है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। 100 नंबर या 112 में उन्होंने इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वहाँ पुलिस उनका काम अच्छी तरह से करेंगी। लेकिन पुलिस को मैसेज देना, उनको इधर बुलाना बहुत ज़रूरी रहता है, वो पब्लिक ने करना चाहिए जी। क्योंकि देखो, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। तो देश के लिए पब्लिक ने भी ये करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए। यस जी जी। तो सर, आपने काफ़ी ऐसी बात बताई जहाँ से हम लोग को काफ़ी सीख मिला है। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर कि मंगेश सर ने आज बताया हमें कि कैसे एक पुलिस की जीवन होती है, कैसे लड़ते हैं हम, कैसे लोग त्यौहार मनाते हैं, तो कैसे हम अपने घरों में हम त्यौहार मना रहे हैं और वो ड्यूटी पे हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा एक सरकार से निवेदन है, मंगेश सर इस बात को खुल के नहीं बोल पा रहे क्योंकि एक अधिकारी भी हैं और मैं ये बोल सकता हूँ एक अच्छे अधिकारी हैं, जहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के साथ काम किए हैं, तो उस बात को वो बहुत ही निष्ठा के साथ रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा सरकार से एक पॉडकास्ट पे, एक चैनल पे आग्रह है कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं और वो एक वेतन, एक भत्ता पाते हैं हर महीने का, जिसमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे तक तो लेके जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है सरकार को भी इन सब को सपोर्ट करने का। कारण क्या है कि आज एक बिजनेसमैन मेहनत करता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी पीढ़ी अच्छे से बैठ के उस चीज़ का आनंद लेती है और सारे शौक़ पूरे करती है और खुद रिटायरमेंट तक उस चीज़ का आनंद लेती है। लेकिन एक सरकारी नौकरी करने के बाद, एक अपने जीवन को जोखिम में डालने के बाद भी अगर हमें एक ऐसी फैसिलिटी ना मिले तो अच्छा नहीं है। सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर भी ध्यान दें जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया है, देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यही सब सीखेगी। ना कि आने वाली पीढ़ी को हम जब बोलेंगे देश के लिए कुछ करो, देश के सेवा में लग जाओ, तो बोलेंगे आपको क्या मिला। आपने एक नौकरी किया, उसके बाद आज आपको उतना भी वेतन नहीं मिल रहा, आज आपको इतना भी भत्ता नहीं मिल रहा है जिससे आप अपने परिवार को चला पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में जहाँ से रिटायर हुए लोगों की तकलीफ़ें हैं, जो सरकार से मैं कहूँगा जिन्होंने सचमुच देश के लिए अच्छा और मेहनत किया है, देश के लिए कुर्बान होने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान रखिए। उनके परिवार, उनके बारे में सोचने का हक आपका है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।